साउंड का फिनोमेना जो हमने देखा कि रिवर्बरेशन बेसिकली होता क्या है, तो आप समझो जैसे आपका अगर बहुत बड़ा कोई हॉल रहता है, ठीक है, लेट्स से दिस इज बेसिकली एन ऑडिटोरियम और अ हॉल, और यहाँ पे ऑडियंस बेसिकली बैठी हुई है एंड देयर इज अ स्पीकर हु इज एक्चुअली स्पीकिंग। तो ये आपका जो है अलग अलग जगहों से पहुंच रहा है, ठीक है, दिस इज बेसिकली रीचिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, यहाँ तक पहुंच रहा है। तो आपको ना एक मफिल्ड सा साउंड सुनाई देगा जब हॉल्स बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड सुनाई देगा क्योंकि क्योंकि आपने इसको बड़ा कर दिया है। तो ऑब्वियसली आपने कल कितना कितना हमने कैलकुलेट किया था भाई साहब आपका रिफ्लेक्शन इको के लिए, कितना डिस्टेंस? हाँ, नहीं नहीं, 17.2, ठीक है, 17.2 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए इको को प्रॉपरली सुनने के लिए। कभी कभी जो बहुत बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, ऑडिटोरियम्स होते हैं, फंक्शन हाउसेस होते हैं, उनका भाई साहब बहुत बड़ा लेंथ होता है, तो 17.2 है। अभी इसमें जितने भी दीवारें हैं सबसे रिफ्लेक्शन होता है वो आ रहा है, तो आपको जो अभी ये क्या हो रहा है देखो, मतलब 0.1 सेकेंड से पहले सुनाई दे रहा है, ठीक है, स्पीकर जो बोल रहा है बेसिकली, और इसलिए आपको एक मफिल्ड सा साउंड सुनाई देगा, ठीक है, मतलब आप अगर दूर बैठे रहेंगे तो आपको स्पीकर का जो आवाज होगा वो क्लियरली सुनाई नहीं देगा, क्लियरली सुनाई नहीं देगा, स्पीकर जो बोल रहा है उसके शब्दों को आप नहीं सुन पाएंगे, आवाज सुन पाएंगे लेकिन शब्दों को क्लियरली नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि एक एक रिफ्लेक्शन दूसरे रिफ्लेक्शन पे ओवरलैप हो रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, एक रिफ्लेक्शन दूसरे रिफ्लेक्शन पे ओवरलैप हो रहा है, इसलिए आप उसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। सो ऐसा आपका होता है बड़े बड़े हॉलों में, और इस फिनोमिना को अपन बोलते हैं रिवर्बरेशन। इसीलिए बड़े बड़े हॉलों में आपके पास सब सीलिंग्स को ऐसे रखा जाता है, दिस इज हाउ द सीलिंग्स आर केप्ट, ठीक है, वी विल सी व्हाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिवर्बरेशन। रिपीटेड रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड वेव्स, अगर साउंड वेव्स का भाई साहब रिपीटेड रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, इफ साउंड वेव्स आर reflected repeatedly, sound waves from the walls combine to build up what seems like a continuous sound, एक continuous sound भाई साहब ये बनाते हैं, ठीक है, एक continuous sound बनाते हैं, this results in the persistence of sound called reverberation। तो एक muffled सा sound आपको सुनाई देगा, ऐसा होता, ठीक है, आपको दिख रहा है और आपको सुनाई भी दे रहा है कि कोई बोल रहा है, लेकिन उसके शब्दों को आप स्पष्ट रूप से नहीं समझ या सुन सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको कंफ्यूज साउंड सुनाई देगा, रिवर्बरेशन, ठीक है। तो देखो जैसे अगर ऐसा हॉल रहेगा और कोई वैसा, ठीक है, एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में ऐसा मत देखिए, ये वाला मत देखिए, अगर फ्लैट सीलिंग हुआ, फ्लैट, ठीक है, जैसे यहाँ पे फ्लैट सीलिंग, यहाँ पे ऐसा वाला सीलिंग मत देखिए, अगर फ्लैट सीलिंग हुआ, कंसिडर एन ऑडिटोरियम विथ फ्लैट सीलिंग्स, सो व्हाट विल हैपन, ये भाई साहब गा रही हैं, ये आपका साउंड गया, ठीक है, ये गा रही है, साउंड गया, व्हेन अ परफॉर्मर स्पीक्स ऑन द माइक द साउंड इज प्रोड्यूस, ऑब्वियसली साउंड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ओके। तो अभी भाई साहब ये साउंड फैल रहा है, ठीक है, दिस साउंड इज बेसिकली द साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल्स एंड द सीलिंग्स, इधर से सब जगह से साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है भाई साहब, ठीक है। जब मैं बोलूं तब लिखना है, अभी ये वाला सिर्फ लिखना है, इतना बात, ठीक है, ओके। साउंड एंड सीलिंग्स, सिंस द सर्फेसेस रिफ्लेक्ट द साउंड मेनी टाइम्स कॉजिंग मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड, इट कॉजेज जम्बलिंग ऑफ साउंड, ऐसे आवाज, ठीक है। आपको दिख रहा है कि वो कोई गा रहा है या कुछ बोल रहा है, जो भी है, you will be able to see the person, you will be able to hear the sound, but you will not be able to differentiate कि वो बोल क्या रहा है या बोल क्या रही है, ठीक है, शब्दों को आप स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस बैड क्वालिटी ऑफ साउंड, तो ये आपका बैड क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस करेगा। कैन वी हैव अ रूम विदाउट रिवर्बरेशन, तो क्या हम ऐसा एक रूम क्रिएट कर सकते हैं जहां पे रिवर्बरेशन ना हो? द आंसर इज यस। इफ वी हैव एन ऑडिटोरियम विद कर्व्ड सीलिंग्स एंड सीट्स ऑफ ऑडिटोरियम आर कवर्ड विद साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल, तो अगर आपने भाई साहब सीट्स को कवर कर लिया है, साउंड जितना आपका साउंड अब्सॉर्ब होगा उतना शार्प होगा। ये जो टका इधर उधर से भाई साहब जो रिफ्लेक्ट होकर जा रहे हैं, तो ये आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इतनी जगहों से रिफ्लेक्ट होकर जा रहे हैं आप तक कि आप तक पूरा कंफ्यूज साउंड पहुंच रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्ट होकर आप तक जा रहा है, इसी को अगर हम बंद कर दें, ठीक है, तो इसी को अगर हम बंद कर दें तो आप तक एक साउंड ही पहुंचेगा, जो मैं ऐसे बोल रहा हूं, ऐसे मैं बोल रहा हूं, देखो समझ लीजिए ये भाई साहब बैठे हुए हैं, अभी ये भाई साहब किसी बहुत बड़े हॉल में पीछे बैठे हुए हैं, तो व्हाट विल हैपन, मेरा जो वॉइस इससे टकराकर इनके कानों तक पहुंच रहा है, और एक वॉइस डायरेक्टली भी पहुंच रहा है, ठीक है। ये जो इतने सारे जगहों से इनके कानों तक तक पहुंचा, ये कंफ्यूज साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर ये सारा हम काट दें, कान नहीं, ये सारा सोर्स हम काट दें और सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं डायरेक्टली इन तक पहुंचे, तो क्लियर साउंड सुनाई देगा।
तो इसका मतलब ये जो सर्फेसेस जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे अगर हम साउंड अब्सॉर्बिंग चीजों को डाल दें, कर्टेन्स डाल दें, थर्मोकोल्स डाल दें, सॉफ्ट चीजों को डाल दें, ठीक है, फर्नीचर डाल दें, आप सॉफ्ट बोर्ड्स को डाल दें। आज की तारीख में आप अमेजन में डालेंगे ना, एक्वेस्टिक्स, साउंड एक्वेस्टिक्स आपको मिलते हैं, जिसपे अंडा रखता है, वो देखा है आपने, जिसपे अंडे रखे जाते हैं, जो दुकानदार लोग रखते हैं। खाते तो हो गए ही, झूठ ना बोलो, वैसे मैंने देखा है तुमको खाते हुए, ठीक है। तो ये भाई साहब अंडे का वो जो रहता है ना, ट्रे रहता है, वो देखा होगा आपने, वो कार्डबोर्ड से बना हुआ रहता है। उसी तरह साउंड एक्वेस्टिक्स होते हैं, उसको काला वाला पेंट करके बस, हाँ, ट्राइंगल शेप रहते हैं और ये साउंड को अब्सॉर्ब करते हैं। वो कुछ नहीं, वो अंडे का ट्रे ही है, उसको कलर मार के ऐसे चिपका दिया, बस साउंड एक्वेस्टिक्स होते हैं। आप देखोगे जो लोग स्टूडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, वो दीवारों पे उसको लगा के रखते हैं, वो आजू बाजू के साउंड को अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है, वो आजू बाजू के साउंड को आने नहीं देता है अंदर, ठीक है। So these are sound absorbing things. If we have an auditorium with curved ceilings and seats of auditorium are covered with sound absorbing material. आप खुद ही देख लो भाई साहब, आप जब भाई साहब मूवी देखने जाते हो किसी मल्टीप्लेक्स में, आप भाई साहब बाजू वाले हॉल में अगर बैठोगे, एक हॉल में बोलोगे, इतना जोर से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ऐसा कैसे हो रहा है कि बाजू वाले को आपकी मूवी जो चल रही है उसका साउंड सुनाई नहीं दे रहा है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपका बहुत हाई एक्वेस्टिक्स फिटेड है और ये एक्वेस्टिक साउंड्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, साउंड को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, दे बेसिकली अब्सॉर्ब द साउंड, ठीक है, साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल। So after the reflection of sound, instead of multiple reflections, the sound is reflected uniformly. Also, the seat covers and draperies absorb the sound. Okay, it produces good quality of sound. ये भाई साहब अच्छा quality of sound. Uses of multiple reflections of sound. तो आप ऐसा समझ लो ये मेगाफोन है। मेगाफोन बेसिकली होता क्या है? Megaphones are designed to send sound in particular direction without spreading it in all directions. तो भाई साहब ये particular direction में ये जो अला 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 बाजी ले लो, ये सब चिल्लाते हैं जो लोग, ठीक है, तो आपने देखा है वैसा वो मेगाफोन होता है। मेगाफोन क्यों होता है? एक डायरेक्शन में, मतलब इस बिल्डिंग को टारगेट कर रहे हैं, इस बिल्डिंग के लोगों को तो इस डायरेक्शन में हम बोलेंगे, इस बिल्डिंग को टारगेट कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो मेगाफोन होते हैं वो क्या करते हैं, देखो अभी भाई साहब, ठीक है, ये अपना वेदांत है, वैसा चिल्ला रहा है, सब लोग आ जाओ क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, बम फोड़ेंगे, ये भाई साहब, ठीक है, तो ऐसे चिल्ला रहा है, तो आपका भाई साहब ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकला, ये वाला साउंड भाई साहब ऐसे निकला, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। इसके पहले क्या हो रहा था, ये भाई साहब चिल्ला रहे तो सब डायरेक्शन में साउंड जा रहा है, तो साउंड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है? वही आवाज से जब वो एक डायरेक्शन में साउंड को भेज रहा है तो साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, क्लियर है? सो ये आपका मेगाफोन्स होते हैं, दीज आर बेसिकली नोन एज मेगाफोन्स, ठीक है। मेगाफोन्स आर डिजाइन टू सेंड साउंड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग इट इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। हम बचपन में यही सब खेल खेलते थे, हमारे पास वैसा भी मोबाइल वोबाइल ये सब दुनिया भर के नहीं है। एक पेज से पेज को मोड़ के भाई साहब चिल्ला रहे, भाई साहब क्लास में जब टीचर नहीं है उसमें साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये सब हमारी चीजें थी, ठीक है। दिस इज बेसिकली नोन एज अ मेगाफोन, ठीक है, क्लियर है? ओके। इन अ मेगाफोन अ ट्यूब फॉलोड बाय अ कॉनिकल ओपनिंग रिफ्लेक्ट द साउंड सक्सेसिवली। तो आपका साउंड जो है तो सक्सेसिवली रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखो ये आपको रिफ्लेक्ट होते हुए जा रहा है। दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग, इट गाइड्स मोस्ट ऑफ द साउंड वेव्स फ्रॉम द सोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द ऑडियंस, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम कर्व सर्फेसेस, आपके कर्व सर्फेसेस जब रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो आपका देखो ये आपका घड़ी है कोई और ये आपका कान है, आप इसको सुन पा रहे हैं, कर्व सर्फेसेस से भाई साहब जब रिफ्लेक्ट होकर साउंड आता है, द साउंड विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम बोथ द कर्व सर्फेसेस एंड इज हर्ड क्लियरली। तो बोथ द कर्व सर्फेसेस से ये रिफ्लेक्ट होगा एंड यू कैन हियर इट क्लियरली, ठीक है। So this is something that you can hear clearly. The sound is heard clearly when the listener and the source both are at focus. फोकस मतलब समझते हैं आपने, लाइट आप लोगों ने पढ़ा है ना, आप लोगों ने भी पढ़ा है, तो लाइट में जब हम कर्व सर्फेसेस यूज करते हैं, कर्व मिरर्स यूज करते हैं, उनका एक फोकस होता है। यहाँ पे भाई साहब पैरेलल रेज ऑफ लाइट विल कन्वर्ज इन द सेम वे पैरेलल रेज फ्रॉम साउंड विल कन्वर्ज है। तो समझ लो कोई घड़ी आपने रखी है, इस घड़ी से ये रिफ्लेक्ट होकर ये पैरेलल रे गया, इस घड़ी से ये रिफ्लेक्ट होकर ये पैरेलल रे गया, इसमें जब कन्वर्ज होगा तो आप अगर आप बराबर अपने आप को इस स्फेरिकल सरफेस के फोकस पे रख रहे हैं तो आपको घड़ी की आवाज एकदम क्लियरली सुनाई देगी, एज इफ इट इज प्लेस्ड ऑन योर ईयर्स, ठीक है। इफ यू प्लेस योर ईयर ऑन द फोकस ऑफ दिस कर्व सरफेस, you will be able to hear the sound produced by the clock in the same intensity as if the clock is placed right next to your ear. आपको उतनी इंटेंसिटी से वो सुनाई देगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अब समझ में आता हूं, बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो आप जैसे समझ लो यहाँ पे एक मैच हो रहा है, ये आपका वेटिकन सिटी है, दिस इज बेसिकली वेटिकन सिटी, पोप स्टैंड्स एट द फोकस ऑफ द वेटिकन सिटी। बेसिकली आपका जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके जो पोप होते हैं, ही इज कंसिडर्ड द सुप्रीम, तो उनको सुप्रीम माना जाता है,
ठीक है। तो पोप स्टैंड्स एट द फोकस ऑफ द कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस के एकदम फोकस पे होते हैं, और जब ये चिल्लाकर कोई बात करते हैं, ठीक है, तो ये पूरे डायरेक्शन में फैल जाता है। ये स्टैंड एट द फोकस। तो देखो फोकस में अगर ये खड़े होंगे तो होगा क्या, ये जो बात कर रहे हैं ये ऐसे वैसा पैरेलली जाएगा, वैसे इट विल एक्चुअली गो लाइक दिस, ठीक है। सो पोप स्टैंड्स एट द फोकस ऑफ द फर्स्ट कर्व सरफेस, दो कर्व सरफेसेस हैं, ठीक है, और ये बहुत सालों से चला रहा है। जब आपके भाई साहब यू नो मेगाफोन्स या भाई साहब लाउड स्पीकर्स या स्पीकर्स आपके इन्वेंट नहीं हुए थे, तब से ये चला रहा है। पोप क्रिश्चियन कम्युनिटी के सिंबॉलिक हेड है, व्हाटएवर ही सेज इज फॉलोड बाय द कम्युनिटी एज अ होल, ठीक है। तो पोप जो है वो रोम में थे, वेटिकन सिटी में, वेटिकन सिटी से भाई साहब यहाँ से ये पूरा फैलता था, यहाँ पे जमागम होता था, लोग आते थे और पोप अनाउंसमेंट्स करते थे, ठीक है। द कांग्रेशन आर ऑन द फोकस ऑफ द सेकंड सर्फेस, तो आपका जनरली पोप यहाँ पे होते थे और आपका इस पे ज्यादा करके भीड़ जमा होती थी, कांग्रेशन, ठीक है, जिन लोगों को सुनना रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा साउंड, अभी आपने देखा घड़ी यहाँ पे रखी है आपने फोकस में, और आपके कान को आपने यहाँ पे रखा है, ठीक है, कान को काट के नहीं, खुद मुंडी वहां पे रखी है आपने, ठीक है। तो कान को आपने यहाँ पे रखा है, तो आपको घड़ी की आवाज एकदम हाई इंटेंसिटी से सुनाई देगी, एज इफ इट इज प्लेस्ड राइट नेक्स्ट टू योर ईयर, ठीक है। सो इन द सेम वे वेटिकन सिटी में भी ऐसा ही था भाई साहब, ठीक है। सो इस तरह से आपका रेज ऑफ लाइट है। द सर्मन डिलीवर्ड बाय द पोप स्प्रेड्स एंड इट्स हर्ड बाय द कांग्रेशन डायरेक्टली, ये भाई साहब कांग्रेशन डायरेक्टली आपका ये हियर करता है। द सर्मन डिलीवर्ड बाय द पोप गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कर्व सरफेस एंड रीचेस द कांग्रेशन, ठीक है, ये रीचेस द कांग्रेशन, द सर्मन डिलीवर्ड बाय द पोप, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सुन पाएंगे। डिड यू नो, क्या तुमको मालूम है, क्या मालूम है भाई साहब, ठीक है, क्या, लेट अस फाइंड आउट भाई साहब। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। अभी जब आप समुन्दर में किसी शिप को सेल करा रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, टाइटैनिक कितने लोगों ने देखी है, एक मूवी बनी थी टाइटैनिक, क्यों मूवी बनी थी, क्योंकि टाइटैनिक भाई साहब एक बहुत खर्चीला जहाज था, खर्चीला जहाज मतलब बहुत ग्रैंड उसको बनाया गया था, ठीक है, पहला, हाँ, बहुत लग्जरियस था, ठीक है, बहुत बहुत लग्जरियस मतलब बहुत अमीर लोगों की सवारी थी वो भाई साहब, और पहली बार बनाया गया, ठीक है, कि इतने बड़े ग्रैंड तरीके से टाइटैनिक को बनाया गया, और मतलब वहां पे बड़े बड़े हॉल, स्विमिंग पूल्स वगैरह वगैरह, ऐसा सब, ऐसा कुछ नहीं था जो भाई साहब आपको ग्राउंड में ना मिलता हो, टेरेस्ट्रियल टेरेन में ना मिलता हो और वहां पे ना मिले, ठीक है, ऐसा था। लेकिन टाइटैनिक जब सेल करे थी, या कोई भी बोट या शिप जब सेल करती है, तो समुद्र के एक एक हिस्से को वो देख सकते हैं, लेकिन नीचे वाले हिस्से को वो नहीं देख सकते, ठीक है। ऑब्वियसली आप पानी के नीचे उतना आपका साइड विजिबल नहीं होगा, ठीक है। अभी क्या हुआ, एक आइसबर्ग आया, ठीक है, आइसबर्ग मतलब समझते हैं, आपका देखो ये पानी का सतह है, और पानी की सतह के ऊपर बर्फ होता है, आपको क्या लगेगा ये बर्फ का टुकड़ा फ्लोट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली नीचे में एक बहुत बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ मतलब बहुत बड़ा, लोनावाला में जो पहाड़ वगैरह आप देखते हैं उस हाइट का पहाड़ होगा, ठीक है। तो होगा क्या भाई साहब, ये शिप को लगेगा भाई साहब मैं इतना भारी भरकम शिप हूं, ये क्या मेरे सामने तो एक कागज का टुकड़ा है मेरे लिए, ये निकल जाएगा भाई साहब। लेकिन एक्चुअली में जैसे ये शिप इसको टकराएगा भाई साहब, बहुत बड़ा कोलिजन होगा, क्योंकि आप किसी पहाड़ से टकरा रहे हैं। एक ट्रक अगर एक पहाड़ से जाकर भिड़ जाए तो क्या होगा, ट्रक का नुकसान ही होगा ना भाई साहब। तो यही हुआ, दे वर एबल टू स्पॉट दैट टिप, हम इसीलिए बोलते हैं ना, देखो हम कहावत में भी बोलते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग, टिप ऑफ आइसबर्ग मतलब यू आर हेडिंग फॉर अ डिजास्टर, मतलब आपको ये दिख रहा है कि यार छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली में ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो आप फेस करने वाले हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे होमवर्क जो आप नहीं करते हैं, छोटी छोटी पढ़ाई जो आप पहले नहीं करते हैं, वही जाकर बाद में क्या बन जाता है, आइसबर्ग। सो इट इज बेसिकली टिप ऑफ एन आइसबर्ग, हम बोलते हैं ना, कहावत है ये, ओके। खैर यहाँ पे इसको जानना है कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करें, भाई साहब ह्यूमन आई से तो पॉसिबल नहीं है कि हम भाई साहब देखते रहे, ठीक है, या खोद खोद के भाई साहब देखते रहे, यहाँ पे जा सकते हैं कि यहाँ पे नहीं जा सकते क्या, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एक साउंड नेविगेशन सिस्टम होता है, इसको अपन बोलते हैं सोनार, ठीक है। अभी ये सोनार कैसे काम करता है, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब वेव्स को एमिट किया जाता है, और यहाँ पे भाई साहब वेव्स को रिसीव किया जाता है, तो यहां से साउंड वेव्स एमिट हुई, ठीक है, ये भाई साहब यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर आएंगे, ठीक है। जब आप जहाज चला रहे हो, बोट में तो उतना ज्यादा नहीं, जब आप जहाज चला रहे हो तो बहुत जरूरी ये है कि आपका जो डेप्थ है वो बार बार एनालाइज होता रहे। अगर आपने डेप्थ को कम कर दिया भाई साहब, इफ यू हैपन टू डिक्रीज द, अंधेरी में आज से कुछ 10 साल पहले एक जहाज गलती से आकर फंस गया था,
और आज तक उसको नहीं निकाला जा सका है। अभी एक ही तरीका बचा है और वही कर रहे हैं, काट काट के इसको निकालना पड़ रहा है। नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि जहाज एक बिल्डिंग की तरह है और एक बार वो रेती में धंस गया तो धंस गया, उसको आप नहीं निकाल सकते। कोई क्रेन कोई बोल्डर से आप उसको पुश करके समुद्र में नहीं ले जा सकते, इट विल नॉट हैपन। देखिए वो फंस गया भाई साहब। जहाज इतने बड़े होते हैं, एक बिल्डिंग के माफिक होते हैं भाई साहब, वो एक बार जमीन में धंस गए तो धंस गए, तुम कोई भी बुलडोजर से उसको नहीं। अभी भाई साहब एक ही तरीका बचता है, इसको काट काट के भाई साहब निकाला जाए, और वही हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जहाज के नीचे ये पानी का लेवल बना रहे, और कभी अगर पानी का लेवल कम हो रहा है तो जहाज के लिए रिस्क है, उसको टर्न करना पड़ेगा, ये स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखोगे जितने भी शोर्स में आप जाते हैं तो आप देखोगे जैसे यहाँ पे नवी मुंबई में जो खाड़ी है वाशी में, हाँ हाँ, तो आपको दिखेगा कि भाई साहब आपको समुंदर तक बहुत, जहां पे माल की अनलोडिंग होती है, जैसे आपका यहाँ पे है ना, क्या कहते हैं, जेएनपीटी है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कार्गो से आपके मतलब माल उतारे जाते हैं। ये भाई साहब बहुत दूर तक सी में ये रास्ता रहता है, और यहाँ पे जहाज आते हैं और माल की अनलोडिंग होती है। यहाँ पे बहुत गहरा पानी है, ठीक है, बहुत दूर तक हमको जाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम शिप को पास बुलाएंगे तो शिप स्टक हो जाएगा, it will not be able to move. So we have to unload all the things from the ship at a height in which it is comfortable. It will be moving or floating. ठीक है, otherwise if we call the ship right next to the shore, it will be stuck forever. ठीक है, we will not be able to move it at any point of time. क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हम कैसे जानेंगे? तो साउंड नेविगेशन सिस्टम से जानते हैं। इसको अपन बोलते हैं सोनार। ठीक है, सोनार मतलब होता है भाई साहब आपका साउंड नेविगेशन डिवाइस है ये बेसिकली। ठीक है, तो आपके यहां से साउंड प्रोड्यूस होता है, और अपने को मालूम है कि भाई साहब साउंड मीडियम्स में अलग अलग स्पीड पकड़ती है। ठीक है, आपका भाई साहब एयर में साउंड का स्पीड है 344 मीटर पर सेकेंड, और वाटर में इसका स्पीड कितना है भाई साहब, 1500। बहुत ज्यादा स्पीड है, वाटर में वेरी हाई स्पीड है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो जब आप वाटर में साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, फटाक से ये जाता है, और क्योंकि इको होगा, जैसे ही वो किसी चीज से टकराएगा वो वापस आएगा। यहाँ पे आपका एक रिसीवर होता है, देर इज अ प्रोड्यूसर ऑफ साउंड एंड देर इज अ रिसीवर, इसको हम एमीटर बोलते हैं। दिस इज नोन एज एमीटर एंड दिस इज बेसिकली रिसीवर। ये एमीटर और ये रिसीवर। अब देखो हम कैसे निकाल सकते हैं हाइट को। ठीक है, हमको मालूम है, लेट्स से हमने मान लिया कि वाटर में साउंड की स्पीड है 1500। ठीक है, ये इसकी स्पीड है 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके, हाइट का हमको मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है कि भाई साहब यहाँ पे h और यहाँ पे h, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, 2h। ठीक है, लेट्स से आपको 5 सेकेंड बाद आपके साउंड को सुनाई दिया, the sound that you produced you were able to hear it after 5 seconds. So what is the time taken? कितना हो गया भाई साहब आपका 5 seconds. तो what will be the height? Distance आपका क्या होता है, speed into time. तो speed कितना हो गया 1500 मीटर पर सेकेंड into 5 seconds. ये कैंसिल ये कितना हो गया 7500 मीटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये डिस्टेंस? ठीक, अभी 7500 होगा क्या डिस्टेंस? नहीं, देखो आपका एक तरफा डिस्टेंस आपका कितना होगा, देखो यहाँ पे आपको टोटल डिस्टेंस है, मतलब आपका 2h की वैल्यू हो गई 7500, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 7500 बाई 2, दैट इज व्हाटएवर 3750। ये हो जाएगा भाई साहब आपका डिस्टेंस। क्या ये समझ में आ रहा है? आपने पहले क्या निकाला, डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आया आपका 1500 मीटर पर सेकेंड वाटर में, और आपका टाइम लगा भाई साहब, आपने जो साउंड प्रोड्यूस किया था वो लगभग 5 सेकेंड बाद आपके रिसीवर ने कैच किया इको से, रिफ्लेक्शन से। तो आपने पहले निकाल लिया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 7500। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मतलब कितना हो जाएगा, h और h 2h। ठीक है, तो इससे आप फ्लोरिंग का अंदाजा लगा सकते हैं कितने डीप पे है। ठीक है, तो आपका सिर्फ आपका जो शिप है वो सेफ है कि नहीं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप मछलियां पकड़ सकते हैं। मछलियां जो है वो आपका भाई साहब बहुत क्राउड में जाती हैं। देखो जो लोग शिप लेकर मछली पकड़ने जाते हैं, उनके लिए भाई साहब बहुत बड़ा कैच होना चाहिए। कम से कम एक बार में 100 मछलियां, 150 मछलियां, 500 मछलियां पकड़ सकेंगे। ठीक है, उससे कम में उनको मुनाफा नहीं है। तो दे विल रिक्वायर अ शोल ऑफ फिश। शोल ऑफ फिश मतलब क्या है भाई साहब, एक पूरा इनका क्राउड, तो एक पहाड़ सा क्राउड आता है इनका, इसको भी आप लोकेट कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली लोकेट दीज थिंग्स। और क्या लोकेट कर सकते हैं भाई साहब, सबमरीन्स को। ठीक है, सबमरीन्स भाई साहब अंदर रहती हैं। सबमरीन्स का बहुत एक्सटेंसिव यूज वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था। ठीक है, क्योंकि भाई साहब आप नीचे नीचे जाएंगे और भाई साहब ऊपर एक शिप को उड़ा देंगे, पूरा नेवल बेस को उड़ा देंगे। ठीक है,
ये आप सबमरीन से कर सकते हैं। तो ये सबमरीन है कि नहीं नीचे, वो भी आप लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि साउंड रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। ठीक है, इन सब तमाम चीजों को आप साउंड के रिफ्लेक्शन से लोकेट कर सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज सोनार सिस्टम। ठीक है, तो साउंड का नेविगेशन होता है भाई साहब। ठीक है, दिस इज बेसिकली द नेविगेशन ऑफ साउंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर है भाई साहब? सोनार इज अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। अब ये अल्ट्रासोनिक क्या है? अल्ट्रासोनिक हम और आप नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, वी विल नॉट बी एबल टू हियर साउंड। व्हाट इज अल्ट्रासोनिक? आपका आप जो साउंड सुन पाते हैं वो कहां से कहां तक के दरमियान है? 20 टू 20,000। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जो है वो अल्ट्रासोनिक होता है, 20 हर्ट्ज के नीचे जो है वो इंफ्रासोनिक होता है। दोनों भी आप नहीं सुन सकते। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड आप नहीं सुन पाएंगे। तो आपके शिप के नीचे से अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये भाई साहब गया, स्ट्राइक कर कर वापस आया। इससे आप फ्लोर का हाइट निकाल सकते हैं। इफ देयर इज अ shoal of fish that is traveling nearby, you can locate that as well. If there is a submarine which is trying to basically navigate below your ship, you can locate that as well. So all these are things which is constantly navigated. ठीक है, तो ये आपका अल्ट्रासोनिक डिवाइस है। तो पहली बात तो इसको लिख लीजिए, सोनार इज अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। तो सोनार का फुल फॉर्म लिख लीजिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। SO मतलब साउंड, N मतलब नेविगेशन, A मतलब एंड, और R मतलब हो गया आपका रेंजिंग। Then let us understand the working of sonar. तो सोनार बेसिकली काम कैसा करता है? ये आपका देखो शिप है, ठीक है, और ये आपकी खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी मतलब ये सबमरीन भी हो सकता है, ये बेसिकली एक फ्लोर बेड भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है जिसमें शिप रुक सकता है। ठीक है, ओके। सो लेट्स से आप भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यू आर सेंडिंग, तो ये आपका हो गया एमिटर। यहां से साउंड एमिट होता है, एक में से साउंड एमिट होगा और दूसरे में साउंड रिसीव होगा। ठीक है, द सेम साउंड। तो ट्रांसमीटर या एमिटर बोल सकते हैं, और ये हो गया डिटेक्टर। ठीक है, तो ये गया ऐसे, द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस और ट्रांसमिट्स इन अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट करेगा, ये रिफ्लेक्ट होकर भाई साहब ये कैसे आएंगे? दे विल बी डिटेक्टेड, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सी बेड एंड इट इज डिटेक्टेड। ठीक है, so this is basically detection that happens. Okay, the depth of the sea or the distance of the object that reflected the sound can be calculated with the formula. क्या formula है? वैसा कुछ नहीं है, distance is equal to speed into time, simple. ठीक है, there is no hardcore formula for this. तो आपका भाई साहब the total distance traveled by the ultrasonic wave कितना हो जाएगा? d plus d, that is 2d. this is the total distance traveled. distance traveled होता है हमेशा आपका speed into time. velocity हो गई भाई साहब, velocity of sound in water into time taken for this to reach back. ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब। दिस मेथड इज यूज टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स। भाई साहब कहीं पे भी भाई साहब पहाड़ आ सकता है। ठीक है, पहाड़ आ सकता है, वैलीज आ सकती है भाई साहब, सबमेरीन्स आ सकती है, आइसबर्ग्स आ सकती है, संकन शिप्स हो सकते हैं। ये सब तमाम जो है आपके लिए चैलेंज है। ठीक है, सो हिल्स, अंडर वाटर हिल्स, हिल्स जो है बहुत से भाई साहब आपके अंदर होते हैं। समुंदर का जो टोपोग्राफी होता है वो हमको क्लियर नहीं है ना। ठीक है, पानी के नीचे क्या है क्या मालूम। ठीक है, हिल्स अगर हो गया, कोई अंडर वाटर हिल हो गया, इसके साथ ये टकरा सकता है। टाइटैनिक इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ massive accident that happened because we were not able to locate the iceberg, or we were not able to basically predict the size of the iceberg. ठीक है, देन वी हैव वैलीज, वैलीज हो सकते हैं भाई साहब, सबमरीन्स हो सकती हैं, दुश्मन के सबमरीन्स जो हमारे पूरे जहाज को उड़ा सकते हैं, आइसबर्ग्स हो सकते हैं। और आइसबर्ग्स भाई साहब ऊपर से टुन्नू सा बर्फ का टुकड़ा दिखेगा, नीचे भाई साहब ये लंबा मोटा पहाड़ है। ठीक है, ओके। देन वी हैव संकन शिप्स, जो आपके शिप्स जो है वो डूब चुके हैं, वैसे शिप्स। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू डिटेक्ट फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। ठीक है,
तो ये एक साउंड का टेक्निक हो गया जिससे आप बेसिकली अल्ट्रासाउंड को यूज करते हुए शिप के डेंजर को लोकेट कर सकते हैं। यू आर एबल टू लोकेट द डेंजर्स ऑफ द शिप। अल्ट्रासाउंड इज, अभी देखो जैसे समझो आपका ये जो स्ट्रक्चर बना है, बिल्डिंग में रॉड्स यूज होते हैं, बीम्स यूज होते हैं, ऐसी चीजें आपके ब्रिजेस में भी यूज होते हैं। और ये बिल्डिंग और ब्रिजेस जो है वो बहुत स्ट्रैटेजिक होते हैं। मतलब अगर थोड़ा भी, अभी आपको क्या मालूम कि यहाँ पे वैसा अगर ऐसा होल है, क्रैक है लेट्स से, तो अभी आप इस पे नाच रहे हैं भाई साहब, आपको क्या मालूम नाचते नाचते ये क्रैक बढ़ेगा कि नहीं, और बढ़ते बढ़ते एक दिन ढपक, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये मेटल में फ्लॉज होते हैं। आप आयरन यूज कर रहे हैं, आयरन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन अगर उसमें क्रैक हुआ तो वो भी एक टाइम पे क्रैक हो ही जाएगा ना पूरा पूरा। तो किसी मेटल पीस में, एक बड़े से मेटल बीम में क्रैक है कि नहीं इसका पता कैसे करेंगे आप, ठीक है, आप पता करेंगे भाई साहब अल्ट्रासोनिक वेव से। तो आप क्या करेंगे, एमिटर करेंगे, यहां से एमिटर्स है, ऐसे एमिटर्स लगे हुए, और यहाँ पे भाई साहब आपके रिसीवर्स लगे हुए, ठीक है। अभी भाई साहब अल्ट्रासोनिक वेव क्या है, वो मेटल के अंदर से जाएगा। एक मूवी आई है भूल भुलैया, ये भूल भुलैया नाम कहां से आ रहा है मालूम है? कौन क्यूरियोसिटी नहीं है तुम लोगों में भाई साहब, नाम कहां से आ रहा है, भूल भुलैया नाम कहां से आ रहा है? भूल भुलैया ये नाम बेसिकली आ रहा है लखनऊ में एक महल है जिसका नाम भूल भुलैया है, ठीक है, और उसको बड़े साइंटिफिक तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। वो हमारे मुगल टाइम पे वो क्रिएट किया गया है। और आप देखोगे, मतलब समझ लो इस दीवार से मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो आपको उस दीवार में सुनाई देगा। सिर्फ इस दीवार और उस दीवार का फर्क नहीं है, मतलब आप समझ लो इस बिल्डिंग के एंड में एक दीवार है, वहां से आप कुछ बोल रहे हो, और मैं इस बिल्डिंग के उस तरफ एंड में हूं तो भी मुझे सुनाई देगा। ये स्पेशली बनवाया था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे आपके जो इन्वेडर्स हैं, जो ब्रिटिश है, वो आ चुके थे। और मतलब उस टाइम पे फोन तो था नहीं, तो मतलब ब्रिटिश लोग कभी भी इन्वेड कर रहे थे, ब्रिटिश लोग कभी भी ट्रूप्स लेकर पहुंच रहे थे। तो एक सिक्योरिटी वाला दूसरे सिक्योरिटी वाले को ऐसे इन्फॉर्म करता था, भाई साहब आ गए हम लोग, गोलियां चलाओ या तोप चलाओ, ऐसा, ठीक है। दे यूज टू कम्युनिकेट लाइक दिस। ऐसा कोई फोन सिस्टम नहीं था, लेकिन आप समझिए ये क्यों हो रहा होगा, क्योंकि अंदर ही अंदर ऐसे लोहे रहेंगे, और लोहों में भाई साहब आपका साउंड का स्पीड बहुत ज्यादा है, करीबन 1500 है, ठीक है। आपका एयर में साउंड का स्पीड 350 के करीब करीब है, लेकिन इसका ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है लोहे में, ठीक है। तो बिल्डिंग के अंदर ऐसे लोहे फिट किए गए हैं, आपका साउंड फटाक से जा रहा है, रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, ठीक है। साउंड जो है वो सॉलिड मीडियम में ज्यादा जोर से ट्रैवल होता है, ठीक है। आप एक्चुअली अपने पड़ोसी की बातें सुन सकते हैं, कोशिश मत कीजिए, लेकिन सुन सकते हैं। आप यहाँ पे कान रखेंगे ना तो उधर क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, सब सुन पाएंगे। आप फ्लोर पे अगर आप ऊपर फ्लोर में हैं तो नीचे वाले क्या बोल रहे हैं आप सब सुन सकते हैं, यू कैन एक्चुअली लिसन टू इट, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे आपका देखो समझ लो एक बड़ा बीम है, इस बड़े बीम में कहीं ना कहीं एक बीच में क्रैक है जो आप नहीं देख सकते, ऑब्वियसली बीम तो ऊपर से कवर्ड है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स ले रहे हैं, तो ये भाई साहब पहुंच गया इधर अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। साउंड में तो स्पीड इसकी ज्यादा होती है। ये आपका ट्रांसमीटर हो गया, ये आपका रिसीवर हो गया। ये अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, ये अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। ये वाला अल्ट्रासोनिक वेव नहीं पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा भाई साहब, ये इस पे टकराएगा और फिर वापस चला जाएगा भाई साहब, इसका पाथ मुड़ जाएगा, क्योंकि आपका मीडियम चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। पहले यहाँ पे लोहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एयर हो गया, हेंस इट विल रिफ्लेक्ट बैक। तो यहाँ पे आपको कोई रिसीवर में कोई रेज नहीं मिलेगा, ठीक है। ये रेज फिर भी जाएंगे भाई साहब, ये रेज जाएंगे, ये रेज जाएंगे। तो आप अगर भाई साहब इस इंस्ट्रूमेंट को उठाते हैं, विच इज बेसिकली रिसीवर, you will see that a particular section of the receiver has not received the ultrasonic waves which were transmitted from that end. It means that definitely there is a problem here. यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मतलब आप उस प्रॉब्लम को वहां से डाइसेक्ट करेंगे। मतलब आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे भाई साहब, इसको पूरा काट दो ताकि इसको भी सेपरेटली और इसको सेपरेटली यूज किया जा सके। समझ में आ रहा है? इंस्टेड ऑफ एक्सपोजिंग द एंटायर स्ट्रक्चर टू अ थ्रेट of accident in future, you basically cut it off into two parts so that you can use the half for some purpose and the remaining half for some other purpose, ठीक है। और ये सेफ भी रहेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो हम मेटल्स के अंदर ऐसे फ्लॉज मतलब आपके ऐसे होल्स हैं कि नहीं, उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, वी कैन बेसिकली डिटेक्ट इट, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट ऑफ पीपल? सो ये हो गया आपका मेटल ब्लॉक। यहां से आप भाई साहब क्या करें, डिटेक्टर्स, आपने बेसिकली क्या छोड़ा हुआ यहाँ पे, अल्ट्रासाउंड छोड़ा हुआ। आप देखो वहां पे नहीं जा पा रहा है क्योंकि बीच में कहीं पे होल है, कोई क्रैक है, ठीक है। सो लेट्स से देयर इज अ डिफेक्ट और अ फ्लॉ बिकॉज ऑफ विच इट रिफ्लेक्ट्स बैक। तो यहाँ पे ये रे ये पीछे चले जाएंगे, ये वाले भाई साहब जा रहे हैं,
तो इसका मतलब आपका यहाँ पे फ्लॉ है, तो आप बेसिकली इसको कट कर सकते हैं यहाँ से, या इसको अनयूज रख सकते हैं, ठीक है, या इसको फिर से पिघला दे पूरा पूरा और फिर से तैयार करें, ठीक है, इसको पूरा पूरा फिर से मेल्ट करवा दें और फिर से तैयार करें इसको, ठीक है। सो दीज आर ऑप्शन दैट यू हैव इंस्टेड ऑफ एक्सपोजिंग एवरीवन टू अ थ्रेट ऑफ अ फ्यूचर एक्सीडेंट, यू कैन बेसिकली मेक द करेक्शंस व्हेन दे आर रिक्वायर्ड, ठीक है। आप अक्सर सुनते होंगे भाई साहब ब्रिज में, भाई साहब एक बाढ़ में एक ब्रिज गिर गया, या बिल्डिंग गिर गई, यही इसकी वजह से होता है। धीरे 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 मेटल में फ्लॉ रहेगा बहुत पहले से, और उसको डिटेक्ट नहीं किया होगा, उसको डाल दिया रहेगा, वो बीम भाई साहब उसके अंदर फ्लॉ था, उसके अंदर क्रैक था। अभी लोग भाई साहब घर का काम करवाते हैं, इतने दिन से सालों से रह रहे हैं, वो क्रैक डीपन होता जाएगा और एक दिन पूरा स्ट्रक्चर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, अभी यहाँ पे हम भाई साहब बताएंगे कि हमने कल पढ़ा कि वेव कितने टाइप्स के होते हैं, जल्दी जल्दी। वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपका प्राइमरी डिवीजन हो गया। मैकेनिकल वेव्स, हाँ जी आपने हाथ ऊपर किया, आपको ही बोल रहा हूं मैं, मैकेनिकल वेव्स। हाँ नहीं, मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम इलास्टिक वेव। तो मैकेनिकल वेव कितने टाइप के हो जाएंगे? ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? ऐसा परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। तो आपके जो पार्टिकल्स का भाई साहब वाइब्रेशन होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का हाइट, लॉन्गिट्यूडनल वेव का सावन साहब, तो डिस्टर्बेंस जो है वो आपका पहले, तो ट्रांसवर्स वेव में किस टाइप का जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ये जो वेव क्रिएट होता है उसका नाम क्या है? टेस्ट एंड ट्रफ। और लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? दोनों भी आपके मैकेनिकल वेव्स हैं, और मैकेनिकल वेव्स को हमेशा एक मीडियम लगेगा ट्रांसफर के लिए। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल दीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो आपका एक्सपेरिमेंट है। हाँ, वेव्स ऑफ सी, वाटर के जो वेव्स होते हैं वो आपके ट्रांसवर्स वेव्स है, दे आर बेसिकली ट्रांसवर्स वेव्स। और आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का तो साउंड वेव्स ही आपका एग्जांपल हो गया, ठीक है। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे भाई साहब कि कैसे हम किसी वेव का मूल्यांकन करते हैं। अगर मैं बोलूं भाई साहब ये है हमारे हर्ष चौधरी, तो हम अगर इनका मूल्यांकन करें, इनका हाइट कितना है, इनका वेट कितना है, ये सब इनका मूल्यांकन है, ठीक है। हाउ मच इज इज हाइट, हाउ मच इज इट्स वेट, तो ये सब इनका मूल्यांकन है, ठीक है। तो इसी तरह से एक वेव का भी मूल्यांकन होता है, ठीक है। मूल्यांकन मतलब उसको कुछ नंबर्स हम असाइन करते हैं, जिससे हम वेव को बेसिकली एक देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका वेवलेंथ। अभी वेवलेंथ भाई साहब क्या होता है, ये देखो ऐसा, ये वेवलेंथ। अभी आप बोलोगे कि भाई साहब हम तो पढ़ रहे हैं साउंड, और साउंड में क्रेस्ट ड्रॉप तो नहीं होता है, साउंड में कंप्रेशन और रेरिफैक्शन होता है। कंप्रेशन और रेरिफैक्शन को भी अगर आप मैथमेटिक्स में ग्राफ में प्लॉट करेंगे, यू विल स्टिल गेट अ वेव, यहाँ पे आपको एक वेव मिल जाएगा, ठीक है। कैसे भाई साहब? कंप्रेशन में मीडियम पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता है, तो ये भाई साहब, सॉरी हाँ, तो ये आपका कंप्रेशन हो गया, ये आपका रेरिफैक्शन हो गया। मीडियम पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस जो है मैक्सिमम हो जाएगा। So here the distance between medium particles is maximum, so this will be the compression point, this will be the rarefaction point, again compression point, rarefaction point। मतलब क्या है कि ये वेव नहीं है, ये कंप्रेशन और रेरिफैक्शन को आपने वेव में परिवर्तित करके ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट किया है। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो, अगर मैं कोई वेव बोल रहा हूं, तो ये वेव तो ऐसे ही जाता है वैसे, अभी आपने देखा ट्रांसवर्स वेव जो होते हैं वो ऐसे ही जाते हैं, क्रेस्ट और ट्रफ उनका होता है। लेकिन क्या मैं कंप्रेशन और रेरिफैक्शन वाले वेव को भी क्रेस्ट और ट्रफ का रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूं? तो इस बारे में सोचिए। कंप्रेशन क्या होगा भाई साहब? जब पार्टिकल्स बहुत क्लोज आ जाए, तो ये हो गया भाई साहब आपका कंप्रेशन, लीस्ट डिस्टेंस, ऑलमोस्ट जीरो हो गया ये, ठीक है। सो लीस्ट डिस्टेंस। और रेरिफैक्शन मतलब सेपरेटेड है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस, ये हो गया भाई साहब आपका रेरिफैक्शन। ये वाला क्या हो जाएगा? रेरिफैक्शन। ये वाला क्या हो जाएगा? कंप्रेशन। मगर मतलब क्या है कि अगर कंप्रेशन और रेरिफैक्शन को आप ग्राफ में प्लॉट करें, यू आर गोइंग टू गेट अ वेव फंक्शन लाइक दिस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्या बोलो? कंप्रेशन और रेरिफैक्शन समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका कंप्रेशन, और ये हो गया भाई साहब आपका रेरिफैक्शन, फिर हो गया भाई साहब आपका कंप्रेशन, फिर हो गया भाई साहब आपका रेरिफैक्शन, फिर हो गया आपका कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन में पार्टिकल्स क्लोज आ रहे हैं, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब पार्टिकल्स ये टच हो गए एक साथ, तो ये जीरो डिस्टेंस हो गया कि नहीं, ठीक है। और एक टाइम आएगा भाई साहब ये पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा, और ये मैक्सिमम हो गया, ये हो गया रेरिफैक्शन, ठीक है। तो पार्टिकल्स के बीच में ये मैक्सिमम डिस्टेंस और ये मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, ऐसा होता रहेगा।
मैक्सिमम मिनिमम ऐसा होता है। आप भाई साहब इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं इसको। तो आपने ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट किया है, इस वेव को कंप्रेशन और रेरिफैक्शन के फिनोमिना को समझ लीजिए। मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम डिस्टेंस 5 मीटर का है और मिनिमम डिस्टेंस ऑब्वियसली 0 मीटर का होगा। अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये वाला हो गया आपका 5 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस और ये हो गया 0 मीटर का डिस्टेंस। अगेन दिस विल बी 5 मीटर, दिस विल बी 0 मीटर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पीपल? सो कंप्रेशन और रेरिफैक्शन को भी आप वेव्स में परिवर्तित करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली रिप्रेजेंट इट इन फॉर्म ऑफ वेव्स। आर वी क्लियर? ठीक है। तो वेव लेंथ क्या होता है भाई साहब? वेव लेंथ होता है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। ये हो गया आपका एक वेव लेंथ का डिस्टेंस। दिस विल बी वन वेव लेंथ। आर वी क्लियर? तो एक वेव लेंथ में एक क्रेस्ट और ट्रफ आ जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई साहब आप पढ़ तो रहे हैं साउंड, और साउंड में क्रेस्ट और ट्रफ नहीं होता है, साउंड में तो कंप्रेशन और रेरिफैक्शन होता है। तो आप कहां से क्रेस्ट और ट्रफ को ला रहे हैं? तो क्रेस्ट और ट्रफ इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन ऑन ग्राफ पेपर। तो ये वाला आपका हो गया भाई साहब वेवलेंथ। दिस इज वन वेवलेंथ, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को। और क्या हो सकता है? भले देखो देखो, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ आना चाहिए। तो आप देखो ये आपका एक वेव है, ठीक है, ये समझ लो आपका एक वेव है। तो यहां से यहां तक का एक वेवलेंथ हो गया, इसको अपन बोलेंगे लैम्डा। दिस इज नोन एज वेवलेंथ, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। अगर भाई साहब मैंने यहां से उठाया, अब बताओ भाई साहब, तो कहां तक जाऊं मैं? यहां तक, इसके आधे तक, मतलब ये देखो आधा और ये आधा, तो ये हो गया एक क्रेस्ट और ये एक ट्रफ। तो ये भी तो एक वेवलेंथ हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी एक वेवलेंथ हो जाएगा। समझ लो भाई साहब, मैंने यहां से उठाया, लेट्स से इधर से उठाया, तो इधर तक जाएंगे भाई साहब, एक ट्रफ आधा आधा और ये एक क्रेस्ट। तो ये भी हो गया आपका क्या भाई साहब? आपका एक वेवलेंथ हो गया। दिस इज ऑल्सो वेवलेंथ। समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ठीक है। तो वेवलेंथ इज व्हाट भाई साहब? वन वेव इज इक्वल टू वन एक्सीलरेशन। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ से बनता है आपका भाई साहब वेवलेंथ। देखो यहाँ कंप्रेशन और रेरिफैक्शन, ठीक है, कंप्रेशन और रेरिफैक्शन का ही हमने इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया है। तो अगर आप बोलोगे कि भाई साहब एक क्रस्ट और एक ट्रफ से बनता है आपका एक वेव, तो यहां पे भी एक कंप्रेशन और एक रेरिफैक्शन से बनेगा आपका एक वेव। समझ में आ रहा है? जैसे हम वेव को बोलते हैं एक क्रस्ट और एक ट्रफ का सम्मेलन, वैसे ही भाई साहब आप बोलेंगे एक कंप्रेशन और एक रेरिफैक्शन का सम्मेलन, ठीक है, फॉर अ वेव। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कंसेक्यूटिव रेरिफैक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। इट इज मेजर्ड इन मीटर्स। एम्पलीट्यूड भाई साहब क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, इसको अपन बोलेंगे भाई साहब एम्पलीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। फ्रीक्वेंसी भाई साहब क्या हो जाएगी? What is frequency? Frequency is number of waves per second. The number of oscillations or unit time is frequency of wave. It is measured in hertz. Per second में measure करते हैं हम इसको, ठीक है। इसको जनरली देखो ऐसे लिखते हैं, ऐसे। जब आप पेंसिल से लिखोगे ना तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे एफ भी लिखते हैं और कहीं कहीं पे हम ऐसे लिखते हैं। एम्पलीट्यूड को हमेशा हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेव लेंथ को हम लैम्डा इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक क्विक।